जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे लेख वृद्धि के लिए बचत इसका अध्ययन करेंगे और साथ में ही मुद्रा और बैंकिंग नाम का एक चैप्टर होता है अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू वित्तीय बचत के जो आंकड़े इस सप्ताह पेश किए हैं उन्होंने अर्थशास्त्र के विद्वानों को चौंका दिया है। यानी बचत बढ़ी है भारत में और इनका मध्यम अवधि की वृद्धि पर गहरा असर हो सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि विशुद्ध घरेलू वित्तीय बचत 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 5.1% के बराबर ही रह गई, जो कई दशकों में इसका सबसे कम स्तर है, यानी नीचे आ गया है। जो जीडीपी के 5.1% बचत रह गया है। पिछले वर्ष यह 7.2% थे। वित्तीय बजट में ऐसी गिरावट की कई वजह हो सकती हैं। चूँकि बचत में कुल मिलाकर गिरावट हुई है, इसलिए संभव है कि महामारी के दौरान जिन परिवारों की आय को झटका लगा था उनकी आय पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई है। इसलिए हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार कंपनियों के मुनाफे की वजह से दिखा हो, जिसमें पिछली कई तिमाहियों से अच्छी बढ़त रही है। यह भी संभव है कि निरंतर बढ़ती महंगाई के कारण परिवार तो महंगाई हो सकता है या कह लें जो के शेप रिकवरी होता है ना, के शेप रिकवरी, तो के शेप रिकवरी महंगाई के कारण परिवार बचत नहीं कर पाए हों। खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर महामारी के बाद से ही ऊंचे स्तर पर रही है। रिजर्व बैंक भी 2022 में तय मुद्रास्फीतिक लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा है और इस बारे में उसे केंद्र सरकार के सामने सफाई देनी पड़ी। मुद्रास्फीति की दर एक बार फिर केंद्रीय बैंक के तय दायरे से ऊपर है। परिवारों की वित्तीय देनदारियां भी 2022-23 में जीडीपी के 5.8% हो गई, जो 2021-22 में 3.8% ही थी। संभव है कि लोगों ने उपभोग के लिए उधारी ली हो क्योंकि उनकी आय पर्याप्त नहीं थी। यह भी संभव है कि लोगों ने घर आदि अचल संपत्ति खरीदने के लिए भी राशि व्यय की हो और उधार ली हो। ऋण उठान के आंकड़े भी यही संकेत देते हैं कि लोगों की उधार लेने की रफ्तार बढ़ी है। घरेलू कर्ज 2021-22 के 37% से बढ़कर 2022-23 में जीडीपी के 37.5% के बराबर हो गया है। अगर खपत मांग को भी ऋण से सहारा मिल रहा है, जो कुछ हद तक लग भी रहा है, तो घरेलू हिसाब किताब दुरुस्त करने पर भविष्य में मांग कमज़ोर रहेगी। कमज़ोर मांग का अर्थ होगा निकट अवधि में कमज़ोर आर्थिक वृद्धि। उम्मीद है कि निजी निवेश में सुधार से वृद्धि को मदद मिलेगी, मगर निजी खपत में सतत वृद्धि के अभाव में कंपनियां भी शायद क्षमता विस्तार की इच्छुक न रहें। चूँकि वैश्विक मांग भी कमज़ोर रहने का अनुमान है, इसलिए कंपनियां नया बड़ा निवेश भी करना नहीं चाहेंगी। ऐसे में वृहद आर्थिक नज़रिए से अगर निजी खपत, निवेश और निर्यात कमज़ोर रहे तो इसकी भरपाई सरकार को करनी होगी। पिछले कुछ समय से उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से सरकार यही करती आ रही है, किंतु तमाम राजकोषीय बाधाओं को देखते हुए शायद सरकार ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा ना कर पाए। घरेलू वित्तीय बचत में कमी ब्याज दरों और निवेश को भी प्रभावित कर सकती हैं। यह बात ध्यान देने लायक है कि सरकारी उधारी घरेलू क्षेत्र से होने वाली वित्तीय बचत की आपूर्ति की तुलना में अधिक है। अगर कॉरपोरेट क्षेत्र निवेश के लिए अधिक ऋण लेना शुरू कर देता है तो ब्याज दरें बढ़ेंगी। कम घरेलू बचत के साथ निवेश में इजाफे का अर्थ होगा भारत को पूंजी आयात की आवश्यकता। ऐसा करना पड़ा तो अलग तरह की दिक्कतें आएंगी। ऐसे में यही प्रतीत होता है कि समग्र उत्पादन जहां महामारी के झटके से उबर आया है, वहीं सुधार में उतार चढ़ाव रहा है और इसे दोबारा संतुलित
करने में समय लगेगा। इसलिए यह नीतिगत चुनौती बनी हुई है कि जिस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि धीमी रहने का अनुमान है और राजकोषीय बाधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, उस समय आर्थिक वृद्धि कैसे हासिल की जाए। अब हम देखते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग वाले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्य क्या हैं, मुद्रा के कुछ एकाध प्रकार देखेंगे। मुद्रा क्या है? मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे लोग लेन देन के लिए सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मुद्रा में सामान्य स्वीकार्यता का गुण होता है। तो मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे लोग लेन देन के लिए सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मुद्रा में सामान्य स्वीकार्यता का गुण होता है। वैधानिक मुद्रा क्या है? लीगल टेंडर, ऋणों के भुगतान, सेटलमेंट ऑफ डेट समेत विभिन्न प्रकार के लेन देनों के लिए जिसे वैधानिक रूप से स्वीकार करना अनिवार्य होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर जैसे क्वाइंस और अनलिमिटेड लीगल टेंडर जैसे बैंक नोट्स। लिक्विडिटी एक शब्द होता है, लिक्विडिटी, तो इसमें 3 विशेषताएं होती हैं। एक तो ये ईज़िली अवेलेबल होता है, इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं और विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू इसका ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। मुद्रा के कार्य 3 कार्य होते हैं। एक तो विनिमय का माध्यम होता है, जैसे कि क्रेता और विक्रेता जब विनिमय करते हैं तो उसमें मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं। या हम कह लें कि डॉलर का रुपए में एक्सचेंज, रुपए का डॉलर में एक्सचेंज, तो विनिमय का माध्यम होता है। मूल्य का एक भंडार होता है, यानी कि जो बचत होता है, बचत, उस बचत को हम मुद्रा के रूप में रख सकते हैं। और लेखांकन की इकाई, यानी कोई वस्तु का निर्माण किए, विनिर्माण किए तो उसका मूल्य क्या होगा, तो उसका हम निर्धारण कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा। तो विनिमय का माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का एक भंडार ए स्टोर ऑफ वैल्यू, लेखांकन की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट। अब देखिए मुद्रा और चलन क्या होता है, मनी एंड करेंसी में क्या अंतर होता है। मुद्रा एक व्यापक शब्द है जिसमें चलन के साथ साथ अन्य उपकरण भी शामिल किए जाते हैं जिनसे लेन देन किया जा सकता है। चलन में बैंक नोट और सिक्कों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें वैधानिक मुद्रा कहा जा सकता है। इसे चित्र में अगर हम देखें, चित्र के वेन डायग्राम के माध्यम से, तो जैसे ये पूरा मनी है, तो मनी का क्षेत्र व्यापक है और कुछ होती करेंसी या कह लें कि बैंक नोट, और कुछ है डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। तो डिमांड ड्राफ्ट जैसे डीडी हो गया, तो डीडी भी एक मुद्रा है, लेकिन सभी मुद्राएं डीडी नहीं हैं। करेंसी भी एक मुद्रा है, करेंसी, लेकिन सभी करेंसी, मतलब सभी करेंसी मुद्राएं हैं, लेकिन सभी मुद्राएं करेंसी नहीं हैं। तो मुद्राएं वे भी हैं जो करेंसी और डीडी के इतर हैं, लेकिन सारी डीडी और सारी करेंसीज मुद्राएं हैं अपने आप में। तो इस तरह के संबंध हम देख सकते हैं। कम तरल से ज़्यादा तरल का अगर हम देखें, तरलता का, तो करेंसी सबसे ज़्यादा तरल होती है। फिर डिमांड डिपॉजिट, डीडी हम कह लें, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये तरलता का घटता क्रम है। मुद्रा की मांग क्या होता है? डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग आय के साथ सीधे रूप में जुड़ी होती है, अर्थात आय के बढ़ने पर मुद्रा का मांग बढ़ती है, जबकि आय के बढ़ने पर मुद्रा की मांग कम हो जाती है। इस प्रकार ब्याज दर और मुद्रा की मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है। ब्याज दर अगर बढ़ेगा तो मुद्रा की मांग कम हो जाएगा, और ब्याज दर घटेगा तो मुद्रा की मांग बढ़ जाएगा। आय के किसी विशेष स्तर पर मुद्रा की मांग और ब्याज दर के संबंध को एक चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। जैसे ये चित्र, यहाँ पर है मुद्रा की मांग और यहाँ पर है ब्याज की दर, इसमें ऐसे संबंध होता है।
कि अगर ब्याज दर इतना है तो मुद्रा की मांग कितना होगा, इतना होगा। यहाँ पे 100, 200, 300, 400 है, ऐसे हैं। और यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ऐसे हैं। तो 10% ब्याज दर है तो मांग हो रहा है ज़्यादा। ब्याज दर बढ़ा, मान लो ब्याज दर आ गया 60%, तो मुद्रा की मांग हो गया कितना, खाली इतना, इतना, ये दिख रहा है, ये इतना। तो इस तरीके से संबंध होता है कि ब्याज दर बढ़ेगा तो मुद्रा की मांग घट जाएगा। और मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई क्या होता है? मुद्रा की आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है और वह ब्याज दरों तथा जीडीपी से स्वतंत्र होती है। इसे इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि जैसे ये है, यहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति है और ये है ब्याज की दर या इस वाली लाइन पर, और यहाँ पर है, ऐसे हम लिख दें, मोर सप्लाई का लाइन ये है। संतुलित ब्याज दर का निर्धारण। तो संतुलित ब्याज दर कैसे हो? एक चित्र हम देखें, अगर ये चित्र बनाएं, यहाँ पे मुद्रा की मांग और आपूर्ति दिखाते हैं। इस लाइन पे मुद्रा की डिमांड एंड सप्लाई हो गया, इस लाइन पे ब्याज की दर हो गया, और ये ऐसे हो गया संबंध। फिर एक लाइन हम बना लें ऐसे, जिसको एमएस कहा जाता है, एमएस। तो ये जहाँ पे कटाक्ष होगा यही कहलाता है कि संतुलित ब्याज दर का निर्धारण। क्योंकि अगर कम रखेंगे तो ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, और ब्याज मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। ब्याज दर ज़्यादा कर दिए तो डिमांड कम हो गया। तो ब्याज दर उतना रखें जिससे कि एक औसत व्यक्ति डिमांड औसत रूप में कर सकता हो, तो उसे कहते हैं संतुलित ब्याज दर का निर्धारण। तो इस चित्र के अनुसार ब्याज दर के अंदर, इसे हम कहें आई, इस वाले बिंदु को, तो ब्याज दर के आई के स्तर पर मुद्रा की मांग और आपूर्ति एक दूसरे के बराबर होती हैं, इसलिए ब्याज दर आई स्तर पर ठहर जाती हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए ब्याज की आई दर संतुलित ब्याज दर है। यदि ब्याज की दर आई से कम या अधिक होगी तो पुनः इस प्रकार के परिवर्तन होंगे कि आई का स्तर प्राप्त हो जाएगा। मुद्रा की मांग का बढ़ना और उसका ब्याज दर पर प्रभाव क्या होता है? यूपीएससी पीटी में प्रश्न आया था कि मुद्रा की मांग अगर बढ़ेगी तो ब्याज दर पर क्या प्रभाव? मुद्रा की मांग अगर बढ़ेगी तो ब्याज दर को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो तरलता मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगी, तो इससे बैंक ब्याज दर बढ़ाएगी। मतलब पहले आरबीआई बढ़ाएगा ब्याज दर, फिर बैंक बढ़ा देंगे ब्याज दर, ताकि तरलता को सीमित किया जा सके। तो क्या संबंध है मुद्रा की मांग का बढ़ना और उसका ब्याज दर पर प्रभाव? एक चित्र अगर हम बनाए, यही चित्र है, जिसे मुद्रा की मांग और आपूर्ति, डिमांड सप्लाई ये है, बाकी लाइन ये है। एक हम यहाँ पे और बना लें ऐसे कि ब्याज दर ये रखा जाए तो मांग कम हो जाएगा, ब्याज दर ये रखा जाए तो मांग संतुलित रहेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि ब्याज दर बढ़ा दिया गया है तब भी जो मांग है वो इतना है, यानी एक हम काल्पनिक रेखा ऐसे खींच लें अगर ये, तो तब भी मांग इतना ही है जितना कि यहाँ पर था, यानी ब्याज दर 40% रखा तब भी मांग मान लो कि 40 करोड़ का है, और अगर ब्याज दर रख दिया 50% तब भी मांग 40 करोड़ रुपए का है। तो 10-20% का ब्याज वृद्धि कर देने पर भी मांग यथावत बना हुआ है। तो ऐसा चित्र बना लिया। तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो उसका ब्याज दर पर क्या इम्पैक्ट होता है? इस चित्र से पता लगता है कि मनी सप्लाई के एक निश्चित स्तर पर मुद्रा की मांग बढ़ने पर ब्याज दर अधिक हो जाएगी। सिंपल सा, ब्याज दर बढ़ेगा तो मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, ब्याज दर कम होगा मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी।
मुद्रा की आपूर्ति का बढ़ना और ब्याज दर पर प्रभाव। इसे खुद ही सोचें, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई मार्केट में खूब आ गया, तो सप्लाई ज़्यादा होगी, तरलता ज़्यादा हो गई, मुद्रास्फीति ज़्यादा हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो जनता पैसा लेना चाहेगी। सप्लाई अगर बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है तो ब्याज दर कम रहेगा, और ब्याज दर कम रहा तो मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी, सप्लाई ज़्यादा होगा। देखें यहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति के बढ़ने पर ब्याज दर कम हो जाती है ना भाई, सिंपल सा। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ी है, इसका मतलब अगर हम हाइपोथेटिकली मांग लें कि मांग बढ़ा था, डिमांड बढ़ा था, इसलिए सप्लाई बढ़ गई, तो मांग बढ़ेगा कब? अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट कम होने पर सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब कुछ रेट्स एंड रेशियोज हैं, दरें और अनुपात, इसको देख लें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि बैंक दर, एक शब्द होता है बैंक दर, जिसको कहा जाता है बैंक रेट। रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक, रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर। सिंपल सा, रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर। जैसे रिजर्व बैंक है, वो बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को 1 करोड़ रुपए दी मान लो, या 100 करोड़ रुपए दी, सप्लाई करी, तो उसके बदले वाणिज्यिक बैंक को जो पैसा देना होगा वो हो गया बैंक दर। प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती की दर के रूप में लागू करता है। रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती की दर के रूप में लागू होता है। नोट, वाणिज्यिक बिल व्यापारी वर्ग द्वारा वस्तुओं अथवा धन का लेन देन करने के लिए जारी किए जाते हैं। इनमें किसी व्यक्ति को एक विशेष राशि को देने का वायदा किया जाता है। यदि इनके ऊपर कोई बैंक गारंटी दे देता है तो ये प्रथम श्रेणी के हो जाते हैं। भारत में ये अधिक लोकप्रिय नहीं है, इसलिए बैंक दर मौद्रिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में अधिक प्रभावी नहीं मानी जाती है। 2011 से बैंक दर को MSF दर के बराबर रखा जाता है। वर्तमान में बैंक दर 5.65% है। यह है बैंक दर 5.65%। तो रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूल की जाने वाली एक ब्याज दर को कहा जाता है बैंक दर। ठीक है, अब एक है रेपो रेट, रेपो दर कहते हैं हिंदी में, रेपो रेट। ये क्या है? रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर, वो भी रेपो रेट है। इसके अंतर्गत सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के वायदे के आधार पर वाणिज्यिक बैंक RBI से धन उधार लेते हैं। फिर से रेपो रेट, इसके अंतर्गत सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के वायदे के आधार पर वाणिज्यिक बैंक RBI से धन उधार लेते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक धन उधार लेते हैं किससे? RBI से। तो RBI से धन लिए तो RBI को क्या दिए? प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद का वायदा दिए। तो सरकारी प्रतिभूति के बदले वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से लेते हैं उधार। तो उसके बदले यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे दी उनको धन और वाणिज्यिक बैंक दे दिए उसको प्रतिभूति। तो इस प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति जो दिए हैं रिजर्व बैंक को, इसके बदले वो ब्याज दर वसूल करेगी जो रिजर्व बैंक, उस ब्याज दर को कहा जाता है रेपो रेट।
यह ध्यान देने योग्य है कि LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के अपवाद को छोड़कर वाणिज्यिक बैंक NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ के 1% तक रेपो दर के आधार पर रिजर्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। ओवरनाइट रेपो 1 दिन के लिए तो 0.25% है ब्याज दर। टर्म रेपो जैसे 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, तो इसके लिए 0.75% है, यानी 1% हो गया NDTL। बैंकों द्वारा रेपो दर के माध्यम से बैंकों द्वारा रेपो दर के माध्यम से लिए जाने वाले धन का प्रयोग मुख्य रूप से टेम्परेरी मिसमैच इन कैश फ्लोज, नकद प्रवाहों में अल्पकालिक अस्थायी अंतर का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। एक चित्र है यहाँ पे, अब चित्र को कैसे बनाएं। चित्र में है रिवर्स रेपो दर पर जमा, ये है, और रेपो दर पर उधार लेना, ये है। तो बीच का जो औसत है नकद का अंतर प्रवाह, औसत नकद आवश्यकता। यह ध्यान देने योग्य है कि रेपो दर को बेंचमार्क पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ठीक है, रेपो दर को प्रीलिम्स में से पूछेंगे, मेंस में कौन पूछेगा सब क्वेश्चन। बेंचमार्क पॉलिसी रेट भी कहते हैं। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति और मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को लागू करती है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म वह प्रक्रिया होती है जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन करके रियल सेक्टर इकोनॉमी या गुड्स सेक्टर को प्रभावित किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, रोजगार आदि को वास्तविक क्षेत्र, वस्तु क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। रियल सेक्टर इकोनॉमी कह लें। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, रोजगार आदि को वास्तविक क्षेत्र या वस्तु क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रेपो दर को कम किया जाता है तो यह माना जाता है कि बैंक भी अपनी लैंडिंग रेट्स, उधार की दर कम करेंगे। यदि ऐसा होता है तो तरलता की मांग बढ़ेगी, है ना। इसको समझ ले थोड़ा सा। यदि रेपो दर को कम किया जाता है, रेपो रेट को कम कर दिया गया, यानी कि सरकारी प्रतिभूति के बदले रिजर्व बैंक जो धन देती है तो उसके लिए रिजर्व बैंक जो ब्याज लगाती है उसे कहते हैं रेपो रेट। तो रिजर्व बैंक ने बैंक से ब्याज कम लिया और तरलता दे दी, तो यह माना जाता है कि बैंक भी अपनी लैंडिंग रेट, यानी जो लैंडिंग रेट है बैंक का, जो जिस रेट पर उधार देगी जनता को बैंक, वो भी कम हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो तरलता की मांग बढ़ेगी। जैसे लैंडिंग रेट कम हुआ तो जनता टूट पड़ेगी, उसको पैसा चाहिए, तो लिक्विडिटी की सप्लाई क्या है, बढ़ जाएगी। चूँकि तरलता की मांग उद्देश्यपूर्ण होती है, इसलिए इससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो जब लिक्विडिटी बढ़ गई तो उससे क्या होगा, वस्तुओं की मांग यानी डिमांड भी बढ़ेगी। पैसे लेकर हाथ में आएगा तो बाजार जाएंगे, मांग करेंगे चीज़ों की। वस्तुओं की मांग के बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगा भाई, मांग बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो डिमांड बेस्ड या इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो चूंकि तरलता की मांग उद्देश्यपूर्ण होती है, इसलिए इससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और वस्तुओं की मांग के बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा। यदि समग्र मांग में कमी के कारण जीडीपी कम है तो यदि समग्र मांग में कमी के कारण जीडीपी कम है तो ये व्यवस्था की जाती है कि जनता डिमांड नहीं कर रही है तो जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। समग्र मांग कम है तो समग्र मांग को कैसे बढ़ाएं, तो जेब में पैसे डालें।
जेब में पैसा कैसे डालें? तो बैंक अपना लैंडिंग रेट कम करें। बैंक लैंडिंग रेट कम कब करेगी? अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कम करे। तो ये अच्छा पैराग्राफ है। इसी प्रकार यदि अब उल्टा स्थिति देखें, कहीं सादा पेज अगर कहीं, यदि रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो यह माना जाता है कि बैंक भी अपनी लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे, घाटे में तो जाएंगे नहीं। यदि ऐसा होता है तो तरलता की मांग बढ़ जाएगी। जब लैंडिंग रेट बढ़ जाएगा तो जनता पैसा मांगेगी नहीं, कहे भैया ब्याज बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो लिक्विडिटी का जो फ्लो है, लिक्विडिटी फ्लो वो कम हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो तरलता मांग कम होगी, जो वस्तुओं की मांग को कम करेगी। तो इससे गुड्स की जो मांग है वो भी कम हो जाएगा। पैसे नहीं हाथ में तो, क्योंकि लैंडिंग रेट बढ़ा दिया गया है। वस्तुओं की मांग के कम होने से मुद्रास्फीति कम होगी, यानी कि वस्तुओं की मांग अगर कम होगी तो मुद्रास्फीति कम होगी, महंगाई कम होगी, जिसको कहा जाता है इन्फ्लेशन, वो कम होगा। यदि मुद्रास्फीति के उच्च होने का कारण समग्र मांग में अधिकता हो तो, अगर समग्र मांग बहुत ज़्यादा है इसके कारण से मुद्रास्फीति हो गया है तो ये टेक्निक अपनाई जाती है। वर्तमान में रेपो दर का स्तर 2022 में अगर देखा जाए 5.40% है। अब एक है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या था? ये है आरबीआई और ये है कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। तो आरबीआई ने इनको दिया क्या? धन। और कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को क्या दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति। तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को रख ली है। तो सरकारी प्रतिभूति को रखने के कारण आरबीआई इसके ऊपर एक लगाएगी रेट, जिसको कहा जाता है रेपो रेट। इसकी उल्टा स्थिति अगर देखें कि आरबीआई है और ये है वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक धन दे रही है आरबीआई को और आरबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है कमर्शियल बैंक को। तो इसके बदले जो कमर्शियल बैंक ब्याज प्राप्त करेगी आरबीआई से, उसे कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट। चलिए पढ़ते हैं पहले तो। ब्याज की वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त तरलता को एब्जॉर्ब करता है, इसे FRRR या फिक्स्ड RRR भी कहते हैं। फिर से, ब्याज की वह दर जिस पर रिजर्व बैंक, जैसे कोई बैंक है, कोई वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसके पास में खूब पैसा हो गया है, अतिरिक्त तरलता हो गई है, खूब पैसा हो गया, तो क्या करेगा? इस पैसे को उठा करके, इस रुपए को उठा करके जमा कर देगा आरबीआई में। तो आरबीआई इसके पैसे को सहेज रहा है, सेव कर रहा है। तो इसके बदले आरबीआई इसको कुछ ना कुछ देगा, पैसा ब्याज देगा। उस ब्याज को कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट। इसे फिक्स्ड रेपो रेट भी कहा जाता है। FRRR के अंतर्गत आरबीआई सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के वादे के आधार पर आरबीआई को सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के वादे के आधार पर बैंकों के धन को जमा करता है। FRRR में होने वाले परिवर्तन अर्थव्यवस्था में लोगों के लिए उपलब्ध तरलता की मात्रा को प्रभावित करेंगे। जैसे अगर देखें, अगर ये रिवर्स रेपो रेट कम है, अर्थात ये कि जो आरबीआई है वो पैसा कम दे रही है, मतलब ब्याज कम दे रही है। अगर ब्याज वो कम देगी तो क्या होगा? इससे तरलता जमा ही नहीं करेगी,
कि ब्याज कम दे रही है, इसको काम करते हैं मार्केट में निकाल देते हैं, वहाँ से ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये क्या करेगी, इसका आरबीआई में डिपॉजिट कम करेगी कि यहाँ पे जमा करना ठीक नहीं है। अगर आरबीआई में अपनी तरलता को नहीं देगी तो वो पब्लिक में आएगा तरलता, तो पब्लिक में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। पब्लिक में लिक्विडिटी अगर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो लास्ट में मुद्रास्फीति आ जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन। इसका उल्टे स्थिति देखें कि अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा है, यानी कि ब्याज दर आरबीआई ज़्यादा देगी बैंक को, तो बैंक जो है कमर्शियल बैंक वो भर भर के पैसा जो है दे देगी आरबीआई को, तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होगा। लिक्विडिटी अगर कम होगा मार्केट में तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन भी कम होगा। यानी इन्फ्लेशन को अगर कम करना है तो रेपो रेट क्या करे, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे तो इन्फ्लेशन कम होगा, या रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट मतलब क्या कि पैसा दी बैंक को तो बैंक से ज़्यादा पैसा लेगी, तो रेपो रेट बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन घटेगा, और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दें तब भी इन्फ्लेशन घटेगा। ठीक है। अब एक शब्द है एसडीएफ। ये सब ऐसे हो सकते हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो रेपो रेट को क्या किया जाए, रेपो रेट को घटाओ तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, सॉरी रेपो रेट को बढ़ाओ, यानी कि कमर्शियल बैंक को पैसा देंगे तो ज़्यादा रेट पर देंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाओ तो यानी कि तुमको पैसा दो, हम तुमको ज़्यादा पैसा देंगे इंटरेस्ट के रूप में, तो भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट दोनों में अगर वृद्धि होती है तो इन्फ्लेशन में कमी आती है। तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट तथा इन्फ्लेशन में विपरीत संबंध होता है। तो ये है इसका तकनीक। फिर एक शब्द है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। रिजर्व बैंक द्वारा इसे अप्रैल 2022 में शुरू किया गया। एसडीएफ को 2022 में शुरू किया गया। यह उर्जित आर पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई थी। इसका पहली बार प्रस्ताव यूनियन बजट 2018 तो उर्जित आर पटेल की समिति की सिफारिश के आधार पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लागू किया गया था 2022 में आरबीआई के द्वारा, और इसकी पहली बार प्रस्ताव यूनियन बजट 2018-19 में किया गया था। इसके अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के धन को बिना सरकारी प्रतिभूतियों को सौंपे ओवरनाइट के लिए जमा कर सकता है। तो सरकारी प्रतिभूति लिया नहीं, पैसा दे दिया ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए। इसे यूडीएफ यानी अनकोलैटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी भी कहते हैं। ई कुबेर के माध्यम से बैंक इस सुविधा में धन जमा कर सकते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा यह भी कहा गया कि एसडीएफ रेट रेपो दर की तुलना में 25 आधार अंक नीचे रहेगी। वर्तमान में एसडीएफ रेट 5.15% है। यह ध्यान देने योग्य है कि फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रिजर्व बैंक द्वारा यह कहा गया कि रेट कॉरिडोर की निम्न सीमा का निर्धारण एसडीएफ रेट करेगी। हालांकि यह भी कहा गया कि फिलहाल फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट को भी चलाया जाएगा। अब एक शब्द होता है एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ रेट, इसको पढ़ लें। एमएसएफ रेट यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक है एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यह है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। रिजर्व बैंक द्वारा इसे 2011 में चालू किया गया था।
शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ओवरनाइट लैंडिंग करता है एसडीएफ की तरह। जैसे एसडीएफ 2000 कितना 2022 में शुरू किया गया था और उर्जित पटेल की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया था। ऐसे ही ये 2011 में शुरू किया गया था एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, 2011 में शुरू किया गया था इसको। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ओवरनाइट लैंडिंग करता है। इसके अंतर्गत एनडीटीएल की 2% तक बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए धन उधार ले सकते हैं। वर्तमान में एमएसएफ दर 5.65% है। अब एक शब्द है बीपीएलआर। बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, इसकी शुरुआत 2003 में हुई जब रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की लैंडिंग रेट का विनियमन कर दिया गया है। बीपीएलआर यानी बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट किसी बैंक की अपने गुड बोरोवर्स अच्छे उधारकर्ता से वसूली जाने वाली एक संदर्भ ब्याज दर होती है। बेस रेट क्या है? बेस रेट बेस रेट वर्ष 2010 में दीपक मोहंती समिति की सिफारिशों पर यह कहा गया कि बैंक बेस रेट के नीचे बीपीएलआर नहीं ले जा सकते हैं। यानी बैंक अपना एक बेस रेट होगा तो उसके नीचे बीपीएलआर यानी बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, यानी जो अच्छे उधार करता हैं, जो टाइम से अपना पेमेंट कर देते हैं, उधार चुका देते हैं, अपना ब्याज दर चुका देते हैं, तो उन्हें बीपीएलआर दिया जाता है। यानी बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट थोड़ा सा कम रेट पर, लेकिन वो कम रेट बेस रेट से कम नहीं होना चाहिए। एक बेस रेट होता है बैंक का। अन्य बातों के अलावा बेस रेट की गणना में एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, कोषों की औसत ब्याज दर को मुख्य भूमिका दी जाती है। फिर एमसीएलआर, एक शब्द है एमसीएलआर। एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। एक था एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। एक क्या था? एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, फिर है बेस रेट एमसीएलआर, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। इसे 2016 में लागू किया गया। इसमें बीपीएलआर का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने में एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स को आधार बनाया गया। रेपो दर में परिवर्तन के बाद की नई ब्याज दरों को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स की गणना में ध्यान में रखा जाता है। फिर है ईबीएलआर। ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। एक है बीपीएलआर बीपीएलआर बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। 2019 में जनक राज समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे शुरू किया गया था। निम्न में से किसी बाह्य कारक को आधार बनाया जा सकता है? रेपो दर, दूसरा 91 दिनों के ट्रेजरी बिलों की यील्ड रेट, तीसरा 182 दिनों के ट्रेजरी बिलों की यील्ड रेट। नोट, यह ऑटो, हाउसिंग, एमएसएमईज, पर्सनल आदि क्षेत्रों से जुड़े फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए लागू की गई है। फिर अगला टर्म है ओएमओ,
सब प्रीलिम्स के लिए है इंपॉर्टेंट। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है इसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के द्वारा तरलता की मात्रा को प्रभावित करना, इसे कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे तरलता को बढ़ाना है तो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना पड़ेगा ना। तरलता को मार्केट में बढ़ाना है, खूब पैसा खूब पैसा खूब पैसा मार्केट में हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे? ये RBI है और ये बैंक है। तरलता को बढ़ाना है तो बैंक के पास पैसा जाना चाहिए। बैंक के पास पैसा कब जाएगा? अगर रेपो रेट की दर कम होगी और रिवर्स रेपो रेट की दर अगर ज़्यादा होगी, कम होगी। अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों कम हैं तो तरलता बढ़ जाएगी। और तरलता बढ़ने के लिए जैसे पैसा यहाँ जा रहा है तो इसके बदले यहाँ पे क्या आएगा? सरकारी प्रतिभूति। तो तरलता को बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करना होगा। तो सरकारी प्रतिभूति दो, पैसा लो। और तरलता को कम करना है तो क्या करेंगे? सरकारी प्रतिभूति दे देंगे और तरलता को ले लेंगे, सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय कर देंगे। तो सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करने से क्या होगा? विस्तारित मौद्रिक नीति इसको कहते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और तरलता को कम करना है तो प्रतिभूतियों का विक्रय कर देंगे, इससे तरलता कम हो जाएगी, इसे संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लॉन्ग टर्म लैंडिंग बाय RBI, पहली बार 2020 में आया था ये। इसका पर्पज़ है विशेष क्षेत्रों के लिए तरलता का विस्तार करना। ब्याज दर रेपो दर के बराबर होता है। अवधि 3 वर्ष के लिए। माध्यम बैंक के द्वारा। टूल्स क्या हैं? LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, TLTRO टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, TLTRO 2.0 आया, ऑन टैप LTRO, SLTRO यानी स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। फिर एक है ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट आया है, बहुत तरीका है। ऑपरेशन ट्विस्ट 2019 में। रिजर्व बैंक द्वारा क्या ऑपरेशन ट्विस्ट दे रहे हैं? रिजर्व बैंक द्वारा दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड खरीदे गए और अल्पकालिक सरकारी बॉन्ड बेचे गए ताकि दीर्घकालिक बॉन्डों की यील्ड रेट को कम किया जा सके, ताकि बैंक, ऑटो, MSME, हाउसिंग, ताकि बैंक जो हैं ऑटो, MSME, हाउसिंग आदि क्षेत्रों को पर्याप्त उधार दे सकें और रेपो दर कटौतियों का मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन क्षेत्रों के लिए ठीक से लागू हो सके। एक है CRR शब्द, CRR है, मनी मल्टीप्लायर है, एक साल आया था क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में। SLR, CRR और SLR के साथ मुद्रा गुणक क्या होता है? CDR क्या है? फिर CRAR क्या है? 4-5 टर्म और हैं, तब जाके मुद्रा और बैंकिंग ख़त्म हो जाएगा। तो अगला टर्म है CRR। CRR CRR कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोषानुपात या नकद आरक्षण अनुपात। CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या है? बैंकों को NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ का एक भाग, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़
बैंकों को एनडीटीएल का एक भाग रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में देना होता है। आरबीआई है यहाँ पे, एक संस्था यहाँ पे आरबीआई। तो जो बैंक है, बैंकों को एनडीटीएल का एक भाग रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना होता है, इसे सीआरआर कहते हैं। बस ये नकद रखते हैं पैसे के रूप में। तो बैंकों को एनडीटीएल का एक भाग रिजर्व बैंक में नकद के रूप में रखना होता है, उसी को कहा जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षण अनुपात। सीआरआर में होने वाले परिवर्तन बैंकों की साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता को गुणात्मक रूप से इन्हें मल्टीप्लायर वे प्रभावित करते हैं। यदि सीआरआर को कम किया जाता है, यानी कि बैंक अपने एनडीटीएल का कम भाग आरबीआई को दें, तो बैंकों की साख सृजन की क्षमता गुणात्मक रूप से अधिक हो जाती है, इसे साख विस्तार, क्रेडिट एक्सपेंशन कहते हैं। इसी प्रकार यदि सीआरआर को बढ़ाया जाता है, यानी बैंकों से आरबीआई ज़्यादा पैसे ले रही है, तो बैंकों की साख सृजन की क्षमता गुणात्मक रूप से कम हो जाती है, इसे साख संकुचन, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन या स्क्वीजी कहते हैं। नोट: वर्ष 2006 में सीआरआर की न्यूनतम सीमा 3% और उच्चतम सीमा 15% को हटा दिया गया। वर्तमान में सीआरआर 4.5% है, यानी कि बैंक अपने एनडीटीएल का 4.5% आरबीआई को नकद रूप में रखेंगे। अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, ये क्या होता है? जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट दो प्रकार का होता है, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। एनडीटीएल को समझ रहे हैं कि एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। तो डिमांड जो है, डिमांड दो प्रकार का होता है, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है कि डिपॉजिट जो किया है उसको मांगने पर, डिमांड करने पर तुरंत मिल जाए। जैसे जनता द्वारा बैंक में जो पैसा जमा किया जाता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है, और बैंकों द्वारा जनता के लिए जमा करना, उसके बदले ऋण देना। बैंकों द्वारा जनता के लिए जमा करना, यानी बैंक पैसा ली, उसके बदले इंटरेस्ट दी, तो इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट क्या है, मतलब टाइम लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ मीन्स पे डिपॉजिट होता है, तो टाइम डिपॉजिट क्या है? समय पूरा होने पर दे होता है ये, जैसे एफडी होता है, एफडी ये टाइम डिपॉजिट है या टाइम लायबिलिटीज़ है। फिक्स्ड डिपॉजिट एक निश्चित समय के लिए। अब मनी मल्टीप्लायर एक शब्द है, मुद्रा गुणक और सीआरआर। यदि केवल सीआरआर हो तो मुद्रा गुणक का मान निम्न होगा, 1/CRR। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को एनडीटीएल का एक भाग अपने पास तरल परिसंपत्तियों, लिक्विड एसेट्स में रखना होता है, इसे एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर आरबीआई लेता है, नगद रूप में लेता है, एनडीटीएल का एक भाग होता है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अपने एनडीटीएल का एक निश्चित भाग बैंकों को अपने ही पास नकद रूप में आरक्षित रखना होता है, इसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। एसएलआर से जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्राप्त होती है। यूपीएससी पीटीएम क्वेश्चन पूछा था कि एसएलआर से क्या होता है, तो एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकों द्वारा अपने एनडीटीएल का एक निश्चित भाग अपने ही पास तरल रूप में रखने पर, नकद रूप में रखने पर क्या होता है, तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्राप्त होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि
तरल परिसंपत्तियों में बैंकों के पास निम्न विकल्प होते हैं। नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां। 3 रूप में रख सकते हैं, कैश, गोल्ड और जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन आरबीआई के पास रखेंगे तो उपर्युक्त के अलावा एसडीएफ रेट यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट पर रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली जमाएं भी एसएलआर के उद्देश्य से तरल परिसंपत्ति मानी जाती हैं। एनडीटीएल से जुड़ा होने के कारण एसएलआर की कार्यप्रणाली सीआरआर के समान होती है, अर्थात इसके परिवर्तन की भी तरलता को गुणात्मक रूप से प्रभावित करती है। नोट: वर्ष 2006 में एसएलआर की न्यूनतम सीमा 25% को हटा दिया गया है, वर्तमान में यह 18% है। अब सीआरआर और एसएलआर के साथ मुद्रा गुणक। यदि सीआरआर के साथ साथ एसएलआर भी है तो मुद्रा गुणक का मान निम्न प्रकार होगा: 1/CRR + SLR। जनता की बैंकिंग आदत और मुद्रा गुणक, इसमें क्या संबंध है? बैंकिंग हैबिट और मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर, इन दोनों में क्या संबंध होता है? जनता की बैंकिंग आदत के लिए CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, का प्रयोग किया जा सकता है। ये जमाओं का वह अनुपात होता है जिसे लोग अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं। यदि लोगों में बैंकिंग आदत अच्छी है तो वह अनुपात कम होगा, और यदि उनकी बैंकिंग आदत अच्छी नहीं है तो यह अनुपात अधिक होगा, अर्थात लोग अधिक मात्रा में नकद रखना चाहते हैं। सीआरआर के साथ मुद्रा गुणक। सीआरआर और एसएलआर के साथ सीडीआर भी हो तो मुद्रा गुणक का मान वही 1/CRR + SLR + CDR होता है। यदि सीआरआर और एसएलआर स्थिर रहें तो मुद्रा गुणक 1/CDR होगा। CRAR एक शब्द है, CRAR, यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, कैपिटल कितना है और रिस्क वेटेड एसेट्स कितना है, उसका रेशियो। इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं। बैंकों को जोखिम भारित परिसंपत्तियों के एक अनुपात के रूप में कोर कैपिटल आधार पूंजी को बनाए रखना पड़ता है, इसे CRAR कहते हैं। जोखिम भारित परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। कोर कैपिटल में बैंकों की ऐसी पूंजी को सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रयोग आर्थिक संकट के समय किया जा सकता है। अन्य घटकों के अलावा इसमें इक्विटी पूंजी को मुख्य स्थान दिया जाता है। बेसल 3 मानकों, यूपीएससी 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये लाइन ध्यान से। बेसल 3 मानकों के अनुसार यह अनुपात कम से कम, कौन सा अनुपात? CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, यह अनुपात कम से कम 8% होना चाहिए, लेकिन भारत में इसे 9% पर रखा गया है, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। टीयर 1 में कम से कम 7%, जैसे कॉमन इक्विटी कम से कम 5.5%, एडिशनल अधिक से अधिक 1.5%। टीयर 2 में अधिक से अधिक 2%, टोटल हो गया 9%। उपर्युक्त के अलावा कॉमन इक्विटी के रूप में 2.5% का CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, भी बनाए रखना होता है। इस प्रकार CCB के साथ यह अनुपात 1.5% हो जाता है। एक शब्द है LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। बेसल 3 मानकों से जुड़ा एक अनुपात जो 30 दिन की अवधि के लिए बैंकों में तरलता प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। इसका न्यूनतम स्तर 100% होता है। फिर NSFR है, NSFR, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। बेसल 3 मानकों से जुड़ा तरलता प्रबंधन 1 वर्ष का अनुपात है। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा इसे 100% पर शुरू किया गया है, जो इसका न्यूनतम स्तर होता है। तो ये बैंकिंग और मुद्रा संबंधित चैप्टर 1 घंटे में हमने पढ़ाई कर लिया। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।